आज हम करेंगे चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर। अब क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से बेटा पहले मैं आपको थोड़ी सी लेसन के बारे में जानकारी दे देती हूँ। जैसा कि आप लेसन का नाम देख रहे हैं, परमाणु की संरचना। अब ये परमाणु क्या होता है बेटा? हमारे आसपास अनेक पदार्थ है, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी जो है वो तत्वों से मिलकर बना है। तत्व का मतलब होता है बेटा एलिमेंट्स, और ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये परमाणुओं से मिलकर बने हैं। और परमाणु को हम इंग्लिश में कहते हैं बेटा एटम। तो हमारे जो तत्व हैं हमारे शरीर के अंदर, जैसे कैल्शियम तत्व है जिससे हमारे दांत बने हैं, ऐसे बेटा हमारे शरीर में सारे अनेक प्रकार के तत्व हैं। और हमारे आसपास जो भी पदार्थ है वो सब तत्व से मिलकर बने हैं, और तत्व मिलकर बने हैं परमाणुओं से। तत्व के अंदर अनेक छोटे छोटे परमाणु होते हैं जिन्हें हम देख भी नहीं सकते। अब इसका नाम आगे है बेटा परमाणु की संरचना, यानी कि परमाणु किस किस से मिलकर बना है। परमाणु के अंदर बेटा 3 कण होते हैं। पहले वैज्ञानिकों ने ये खोज की कि परमाणु अविभाज्य है, कि इसको हम तोड़ नहीं सकते, मतलब परमाणु एक ही चीज़ है। लेकिन बाद में जब वैज्ञानिक आए, दूसरे वैज्ञानिकों ने ये खोज की कि परमाणु 3 कणों से मिलकर बना है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब ये जो 3 कण होते हैं इनको हम अपरमाणु कण भी कहते हैं। तो बेटा देखो परमाणु कैसा होता है। परमाणु आपके पास ऐसे होता है, ये परमाणु है हमारे पास, इसके अंदर एक नाभिक है, ठीक है बेटा। अब इस नाभिक में हमारे पास क्या होते हैं, जैसे यहाँ हम इस नाभिक को ऐसे भी दिखा सकते हैं। इस नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ये इसकी जो बाहर का ये जो आपको दिख रहा है इनको हम कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कक्षा। ये कक्षा होती है, जैसे ये पहली कक्षा हो गई और ये दूसरी कक्षा। इसमें ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इन कक्षाओं में क्या चक्कर लगाते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन। तो 3 कण हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन हमेशा नाभिक में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर कक्षा होती है। फर्स्ट का नाम हम डिनोट करते हैं बेटा के से। इसके अंदर भी जैसे देखो मैंने ये बना दी, फर्स्ट मान लो ये है तो ये के होती है। सेकंड वाली को हम एल कहते हैं और थर्ड वाली को हम एम कहते हैं। अगर मैं इसके ऊपर एक और बनाऊं तो बेटा इसका नाम है एन। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? 4 कक्षाएं हमारे पास के एल एम एन। यहाँ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो के वाला है n = 1। नेक्स्ट में हम कहते हैं n = 2 नंबर ऑफ। यहाँ पर देखो अब इसका आपको ये देखना है कि इसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रथम कक्षा में बेटा याद रखना है आपको, अधिकतम इलेक्ट्रॉन हम 2 ही दिखा सकते हैं। अधिकतम मतलब मैक्सिमम। और सेकंड कक्षा में हम 8 लगा सकते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है ऐसे बनाते हैं बेटा, हम इलेक्ट्रॉन को डिनोट करते हैं ई से। किससे डिनोट करते हैं बेटा? ई से। तो सेकंड वाले में भी आपको 8 लेने होते हैं मैक्सिमम, ये ध्यान रखना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह नेक्स्ट में भी आपको 8 लेने हैं। 9th क्लास में तो बेटा 8 ही लेने हैं। नेक्स्ट उससे जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो वहाँ पर कुछ चेंज होगा इनमें। अभी आपको 9th और 10th के लिए ध्यान रखना है। इसमें हम फर्स्ट वाले कक्षा में हम 2 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, सेकंड वाली में हम 8 दिखाएंगे और थर्ड वाली में भी हम 8 ही दिखाते हैं। ठीक है बेटा। और फोर्थ वाली में मैक्सिमम जो है 18 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बेटा? 18 हो जाएंगे। तो आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में जानकारी मिल गई होगी बेटा। और ये जो इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, ये जो गोल गोल हमने वृत्त सा बनाया हुआ है, इनको हम कक्षा कहते हैं। और प्रथम कक्षा को हम के से, सेकंड को एल से, थर्ड को हम एम से और फोर्थ को एन से प्रदर्शित करते हैं। ये ध्यान रखना है बेटा। इलेक्ट्रॉन को ई से दिखाएंगे, प्रोटॉन को पी से दिखाएंगे, न्यूट्रॉन को एन से दिखाएंगे। अब आपके पास ये भी याद होना चाहिए, आपको ये भी पता होना चाहिए, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो इसको हम कहते हैं कोई आवेश कह सकते हैं बेटा, कोई आवेश नहीं होता, तो ये उदासीन होता है।
जब कोई चार्ज नहीं होगा तो हम उसको कहते हैं अनावेशित या उदासीन। ठीक है बेटा, ये याद रखना है। प्रोटॉन के ऊपर धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज का मतलब धन आवेश, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋण आवेश मतलब नेगेटिव चार्ज। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब ये सारी बातें हमने बेटा ध्यान रखनी है, तो इसी से हमें ये क्वेश्चन आंसर क्लियर होंगे। ओके बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 53 के क्वेश्चन आंसर। पेज नंबर 53 पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, कैनाल किरणें क्या हैं? कैनाल किरणें धनावेशित विकर्ण है। अभी आपको बताया धनावेश होता है, ऋणावेश होता है, और कैनाल किरणों पर क्या आवेश होता है बेटा? धन आवेश होता है, इसलिए ये कहलाती है धनावेशित विकर्ण, जो प्रोटोनों से मिलकर बनी होती है। प्रोटोनों से मिलकर बनी है कौन? कैनाल किरणें। इसकी खोज 1886 ईस्वी में ई गोल्डस्टीन ने की थी। तो किसकी खोज की थी बेटा? कैनाल किरणों की। किसने की थी? ई गोल्डस्टीन ने। याद रखना आपको, ई गोल्डस्टीन ने 1886 ईस्वी में कैनाल किरणों की खोज की थी। और ये कैनाल किरणें धनावेशित विकर्ण हैं जो प्रोटोनों से मिलकर बनी होती हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है बेटा आपका, यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है तो उसमें कोई आवेश होगा या नहीं? प्रोटॉन पर अभी आपको बताया बेटा धनात्मक आवेश होता है, घन आवेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पर उतना ही ऋणात्मक आवेश होता है। अब यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो इसमें कोई आवेश नहीं होगा, परमाणु विद्युत उदासीन होगा। क्योंकि बेटा एक पॉजिटिव, एक इकाई हम पॉजिटिव मान ले, किस पर? प्रोटॉन पर, और इलेक्ट्रॉन पर एक इकाई हम क्या मान ले बेटा? एक इकाई क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये कोई आवेश नहीं रहेगा। तो इसलिए परमाणु क्या होगा? विद्युत उदासीन। तो आपको बताया था जैसे न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता उसको हम उदासीन कहते हैं, ऐसे हमारा परमाणु जो है वो विद्युत उदासीन हो गया। याद रहेगा बेटा, दोनों पर चार्ज कैसा है? अलग अलग है। तो जब हम इनका टोटल करेंगे तो वो चार्ज क्या हो जाएगा? आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब हम करेंगे पेज नंबर 56 ए के क्वेश्चन आंसर। पेज नंबर 56 ए पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, परमाणु उदासीन है, इस तथ्य को थॉमसन के मॉडल के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अब हमने कैसे स्पष्ट करना है बेटा? अभी जो आपको बातें समझाई थी वही है इसमें। थॉमसन के मॉडल के आधार पर परमाणु में ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं। अभी आपको बताया धनात्मक और ऋणात्मक आवेश होता है इसमें। प्रोटॉन पर धनात्मक और इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है बेटा, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। ठीक है बेटा, कोई चार्ज नहीं रहेगा, बराबर चार्ज होता है, और एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो बच जाएगा ये परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में कौन सा अपरमाणु कण विद्यमान है? परमाणु के नाभिक में बेटा मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में समझाया है, परमाणु के नाभिक में कौन सा होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन विद्यमान है। प्रोटॉन धनात्मक आवेशित कण है और ये विद्यमान है रदरफोर्ड के अनुसार। अब नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। सोडियम परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः कक्ष के में 2, कक्ष एल में 8 और कक्ष एम में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये कैसे होंगे बेटा? देखो ये एग्जाम्पल ले लिया हमने, और एग्जाम्पल लेने की यहाँ पर ज़रूरत भी नहीं थी, हम ऐसे दिखा सकते हैं। ये नाभिक है बेटा आपका बीच में। अब इस नाभिक में क्या होगा? इसके 3 कक्षा हमने दिखानी है, प्रथम कक्षा, द्वितीय कक्षा
और तृतीय कक्षा। इस तरह हम ये 3 कक्षाएं दिखा सकते हैं। अब यहाँ एग्ज़ाम्पल ले लिया हमने, तो देखो एग्ज़ाम्पल में परमाणु संख्या बेटा आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर आपने पहले 20 तत्वों की परमाणु संख्या याद की है तो ये आपका लेसन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप ये 20 तत्व नहीं याद करेंगे तो आपको परमाणु संख्या नहीं पता होगी। अब परमाणु संख्या नहीं पता होगी तो आप ऐसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके लिए बेटा मैं आपको अब याद करवा रही हूँ 20 तत्वों की परमाणु संख्या। अब देखो बेटा, सबसे पहले आपको याद रखना है, सबसे पहले नंबर पे होता है आपका हाइड्रोजन। कौन सा होता है बेटा? हाइड्रोजन, जिसकी परमाणु संख्या होती है 1। अब हाइड्रोजन को हम पूरा तो ऐसे लिखते हैं बेटा हाइड्रोजन, और हिंदी में लिखेंगे तो हाइड्रोजन। अब इसको ये जो हम H से डिनोट करें, ये इसका सिंबल होता है बेटा, प्रतीक, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रतीक। ठीक है बेटा, सिंबल को हिंदी में हम कहेंगे प्रतीक। और ये है इसकी परमाणु संख्या। हाइड्रोजन के बाद आता है बेटा हीलियम। हीलियम के पास कितने परमाणु संख्या है? 2। ये आपको सीरियल में याद रखने पड़ेंगे बेटा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। जब आप इनको सीरियल में याद रखोगे तो आपको परमाणु संख्या याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी सीरियल में चलेगी काउंटिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह याद रखने हैं बेटा आपने। इनको एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो ये आप सीरियल में याद रखो बेटा, फिर आपको परमाणु संख्या याद हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसी तरह से आपको 11 से लेकर 20 तक के याद करने हैं। और वो कैसे याद करेंगे बेटा? हम पहले ही आपको 10 तक याद करने हैं, उसके बाद 11 से 20 तक याद करने हैं। ऐसे बेटा, अब इसको मैं रब करके आपको 11 से 20 तक के सिखा रही हूँ। ठीक है बेटा, अगर ये याद कर लोगे आप तो सोच लो आपको ये लेसन आधा ऐसे ही समझ आ जाएगा, क्योंकि अब सारे जो हमारे क्वेश्चन हैं इसी से रिलेटेड हैं। अब देखो बेटा, 11 से शुरू करते हैं हम। जैसे आप यहाँ देख रहे हो सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, तो सोडियम आएगा। इसको हम डिनोट करते हैं Na से। ये याद रखना है बेटा, जैसे जो हम सिंबल ले रहे हैं, प्रतीक ले रहे हैं, उसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और सेकंड लेटर आपने हमेशा स्मॉल लेना है। अगर आप ये कैपिटल ले लोगे तो वो कुछ और ही बन जाएगा बेटा। ठीक है, अब ये देखो आपका है Na, सोडियम। सोडियम की परमाणु संख्या 11। सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद आएगा एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम के बाद बेटा याद रखना है सिलिकॉन। सिलिकॉन के बाद फास्फोरस, और फास्फोरस के बाद होता है सल्फ़र। सल्फ़र के बाद क्लोरीन। क्लोरीन के बाद आर्गन। आर्गन के बाद पोटाशियम। पोटाशियम के बाद कैल्शियम। तो ये सीरियल आपने याद रखना है बेटा। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम। ज़्यादा तो जो आपके यूज़ होते हैं बेटा ये सोडियम का, एल्यूमिनियम का, क्लोरीन का और पोटाशियम और कैल्शियम, इनके बारे में ज़्यादा आपसे पूछा जाएगा। ये ध्यान रखने हैं आपने अच्छी तरह से। अब इनकी परमाणु संख्या वही सीरियल में चलेगी बेटा, 13, 14। तो इनको आप याद ज़रूर कर लेना। ये 16, 17, 18, 19, 20 तो याद रखोगे बेटा। अब ये परमाणु संख्या यदि 18 है तो ये कैसे हम बांट देते हैं 2, 8 और 1। अभी आपको समझाया था फर्स्ट वाले में 11 को देखे कैसे डिवाइड करेंगे। फर्स्ट कोश में, फर्स्ट कक्ष में आपको बताया 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सेकंड वाले में 8। तो
तो अब 11 में से ये 10 हो गए बेटा, बचे कितने? 1। अगर कम बचते हैं तो हम कम लगा सकते हैं बेटा। ये जो संख्या है मैक्सिमम बताई थी आपको 2, 8, 8, 18, लेकिन अगर हमारे पास कम बचे तो हम कम भी लगा सकते हैं। इसलिए देखो बेटा, ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी लगा सकते हैं हम इस सर्कल में, ये ज़रूरी नहीं है आप जहाँ मैडम लगाए वहीं आप लगाएंगे, आप कहीं भी लगा सकते हैं। अब सेकंड वाले में आपको बनाने हैं 8 बनाने हैं बेटा। ऐसे आप कहीं भी दिखा सकते हो इसको, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है बेटा, अब ये आपके बन गए 8। अब नेक्स्ट जो आपका बचा है 1, तो इसको हमने ऐसे दिखाया, कहीं भी आप लगा सकते हो। ठीक है बेटा, अब समझ आ गया होगा आपको ये 3 कक्ष वाला कैसे बनाया हमने। आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट में अधिकतम रहेंगे 2, सेकंड कक्ष में अधिकतम रहेंगे कितने रहेंगे बेटा? सेकंड वाले में रहेंगे 8, थर्ड कक्ष में रहेंगे 8 और फोर्थ कक्ष में रहेंगे 18। ये याद रखना है बेटा आपको। तो इससे हम ये दिखा सकते हैं कि प्रथम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, सेकंड में कितने हैं, थर्ड में कितने हैं, फोर्थ में कितने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा। क्या अल्फा कणों का परिकर्णन प्रयोग सोने के अतिरिक्त दूसरी धातु की पन्नी से संभव होगा? अब अल्फा कण क्या होते हैं? अल्फा कण जो होते हैं बेटा, ये 2 आवेश वाले हीलियम कण होते हैं। क्या होते हैं बेटा? 2 आवेश वाले हीलियम कण होते हैं। ये हीलियम में आपको बताया था परमाणु संख्या कितनी है? 2 है। अल्फा कणों का परिकर्णन सोने की पतली पन्नी के अलावा किसी अन्य धातु की पन्नी से संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि सोने की जो धातु होती है बेटा, उसको हम जितना पतला कर सकते हैं उतना किसी अन्य धातु को हम पतला नहीं कर सकते। आपको बताया परमाणु जो होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, तो इसकी जो मोटाई हमने रखनी है वो 1000 परमाणु के बराबर रखनी है। जब हम इस पर अल्फा कणों का परिकर्णन करेंगे तो हमें कैसी पतली पन्नी चाहिए बेटा? वो है तो पतली, लेकिन उसमें भी 1000 परमाणु, हमने 1000 परमाणु के बराबर उसकी मोटाई बनाई है। तो इतनी पतली होने के बावजूद भी आप देख रहे हो उसमें 1000 परमाणु हैं। ठीक है बेटा, और किसी भी धातु से इतनी पतली पन्नी बनाना संभव नहीं है। तो हम अल्फा कणों का परिकर्णन करने के लिए सोने की पतली पन्नी का ही यूज़ कर सकते हैं। अब पेज नंबर 56 बी के क्वेश्चन आंसर पे आ जाइए बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, परमाणु के 3 अवपरमाणु कणों के नाम लिखो। आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही, परमाणु के 3 अवपरमाणु कण होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में रहते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर इसकी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जिसको हम कोश भी कहते हैं बेटा। अब सेकंड वाला देखो, हीलियम परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 4U का मतलब है बेटा यूनिट है, इकाई है। इसके नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं, इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे? अब आपको ध्यान रखना है बेटा, इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे, तो ये निकालने के लिए आपको तरीका पता होना चाहिए। क्या तरीका पता होना चाहिए बेटा? जैसे आपके पास ये नाभिक है, नाभिक में होते हैं आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ये सारा मिलके क्या है बेटा? आपका परमाणु है। क्या है ये? परमाणु है। अब देखो बेटा, परमाणु द्रव्यमान आपको ध्यान रखना है, परमाणु द्रव्यमान किसके बराबर होता है? परमाणु का परमाणु द्रव्यमान किसके बराबर होता है बेटा? आपका परमाणु द्रव्यमान होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ये जो प्रोटॉन थे इसमें और न्यूट्रॉन थे, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या जब हम करते हैं तो ये परमाणु द्रव्यमान के बराबर होती है। अब देखो बेटा, हमने क्या करना है, परमाणु द्रव्यमान आपको दिया हुआ है 4U, तो आप 4 लगा देंगे, और प्रोटॉनों की संख्या आपके पास है 2। आपने निकालनी है न्यूट्रॉनों की संख्या, तो न्यूट्रॉन को यहीं रहने देंगे, यहाँ आप लिख दोगे न्यूट्रॉनों की संख्या। तो
तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल रहे हो, अब बेटा क्या करोगे, 2 को इधर ले आइए क्योंकि आपको न्यूट्रॉनों की संख्या चाहिए। तो ये हो गया 4 - 2, कितना आ गया आपके पास, 2 आ गया। तो याद रखना आपको परमाणु द्रव्यमान किसके बराबर होता है बेटा, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। यहाँ देख रहे हो आप, तो आपने प्रोटॉन जो अगर आपको न्यूट्रॉन दे देता है तो आप न्यूट्रॉन की संख्या लगा देंगे, प्रोटॉन दे रखे हैं तो प्रोटॉन लगा दिए, और आप एक चीज़ यदि आपको दे रखी है तो आप दूसरी चीज़ निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में से। इसी तरह मान लो आपको परमाणु द्रव्यमान निकालना है, तो परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालोगे बेटा, दोनों को प्लस करके। मान लो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों दे दिए, तो आप परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालोगे, दोनों की संख्या को प्लस कर दोगे। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आपको सोचना है कि ये तो पेपर में आएगा ही आएगा, इस तरह का क्वेश्चन बेटा पेपर में ज़रूर से ज़रूर आएगा। अब ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन वितरण, ये इलेक्ट्रॉन वितरण का क्वेश्चन भी बेटा आएगा। आप ये सोच लीजिए, ये सेकंड क्वेश्चन आपका बन रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको बहुत ध्यान से समझना है। कार्बन और सोडियम के परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। अब कार्बन की मैंने आपको परमाणु संख्या बताई थी बेटा, वो ध्यान रखनी है। कैसे याद रखनी है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ऐसे आपको याद है तो फटाफट आपको याद आ जाएगी। बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, कार्बन की याद रखनी है आपको, तो ये जल्दी से सीरियल याद रखिए। हाइड्रोजन में 1, हीलियम में 2, लिथियम में 3, बेरिलियम में 4, बोरोन में 5, कार्बन में हो गए आपके 6। तो आपको 6 का इलेक्ट्रॉन वितरण करना है। अब कैसे बताया था, प्रथम कोश में, वही कोश में रखने हैं बेटा ध्यान, कितने कितने आएंगे। अब कोश में, प्रथम कोश में कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो सेकंड कोश में अब कितने बचे बेटा, 6 में से 2 गए 4। ये होता है इसका इलेक्ट्रॉन वितरण। और प्रथम कक्ष को हम डिनोट करते हैं K से, और सेकंड को हम डिनोट करते हैं L से। अब सोडियम वाला पहले भी आपको बता चुके हैं बेटा, तो सोडियम का फिर से बता देते हैं। परमाणु संख्या देखो, ये कार्बन आया था, कार्बन के बाद नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन होता है। तो नाइट्रोजन में कितने हैं बेटा आपके 7, ऑक्सीजन में 8, और नियोन में आपके हैं कितने बेटा 10 होते हैं, फ्लोरीन में होते हैं आपके 9। और आपको ध्यान रखना है सोडियम का, तो सोडियम में क्या याद रखना है, 11। अब 11 को कैसे करेंगे डिवाइड, तो यहाँ देखो कैसे बांटेंगे। प्रथम कक्ष में आएंगे 2 आएंगे, और सेकंड में आपको बताया मैक्सिमम 8 होते हैं, तो आ सकते हैं क्योंकि अभी इसकी संख्या ज़्यादा है। अब बच गया 1, तो वो आ जाएगा आपका थर्ड वाले कक्ष में। ठीक है बेटा, अब सारे ऐसे ही क्वेश्चन हैं, आपको इजी लग रहे होंगे बेटा कैसे करने हैं हमने। अगर किसी परमाणु का K और L कोश भरा है तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। अब K और L कोश भरा बेटा, K में आपको अभी समझाया मैक्सिमम 2 होते हैं, L में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। तो दोनों ये भरे हुए हैं, तो दोनों का हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो इनकी संख्या क्या हो जाएगी, 2 + 8 = 10। समझ में आ गया बेटा, बिल्कुल आसान था ये। तो ऐसे वो 3 कोश दे सकता है, तो तीनों कोश का आप टोटल कर देंगे। अब ये है आपका पेज नंबर 58 के क्वेश्चन आंसर हैं बेटा। क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम की परमाणु संख्या से आप इनकी संयोजकता कैसे प्राप्त करेंगे। अब देखो बेटा संयोजकता क्या होती है। न्यूलैंड ने एक नियम दिया था जिसको हम कहते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। क्या कहते हैं बेटा, न्यूलैंड का अष्टक नियम। ये कहता है, अष्टक नियम क्या कहता है कि जो हमारा बाह्यतम कक्ष है, ये जो परमाणु है, इसका जो बाह्यतम कक्ष है बेटा, इसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं हमें। तो जो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे पूरे किए जाएंगे, अभी पहले हम इसका वितरण देखेंगे बेटा। 17 का वितरण पहले में आए 2 मैक्सिमम आपको बताया, सेकंड वाले में आए 8। तो अब कितने बचे, 2 और 8 10 हो गया, 17 में से 10 चले गए तो बचे 7। अब इसको बनाने हैं बेटा 8। क्या बताया उसने न्यूलैंड ने कि जो बाह्यतम कक्ष होगा उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए बेटा,
8, तो 7 तो इसके पास पहले से हैं। अब कितने की आवश्यकता है हमें कि 8 बन जाएं? तो 8 में से हमारे पास 7 तो पहले से हैं बेटा, अब कितने की ज़रूरत है हमें? 1 की। तो इसलिए इसकी संयोजकता क्या होगी? 1। लास्ट वाले कोश में, लास्ट वाले कक्ष में आपको देखना है बेटा, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम क्या करेंगे? 8 में से माइनस कर देंगे और ये हमारी संयोजकता आ जाएगी। अगर पहले से ही हमारे पास 2, 3 हैं, अगर 4 तक हैं तो बेटा हम माइनस नहीं करेंगे। जैसे देखो यहाँ मैग्नीशियम में आपने जब इसको इलेक्ट्रॉन वितरण में दिखाया तो पहले में 2 आए, दूसरे में 8 आए, अब तीसरे में बचे 2। तो ये संख्या जब लास्ट वाले कक्ष की संख्या यदि 4 तक है, जैसे मान लो मैग्नीशियम में आपके आएंगे, ये सोडियम में आपके आएंगे 2, 8, 1, और मैग्नीशियम में आपके आए बेटा यहाँ पर, क्योंकि इसकी परमाणु संख्या कितनी थी? 11 थी। इसकी परमाणु संख्या कितनी है? 12 है। और अब मान लो हम लेते हैं एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या है 13। तो इसके कैसे करेंगे? 2, 8, 3। ये आप देख रहे हो बेटा, यहाँ पे लास्ट में 1 है, 2 है, 3 है, तो यही इसकी संयोजकता होती है। संयोजकता को माइनस कब करना पड़ता है? जब ये 4 से ज़्यादा हो जाएगी। एल्यूमिनियम के बाद आपका था सिलिकॉन में मैक्सिमम यहाँ पर बेटा यहाँ बचेंगे 4, तो इसको माइनस करेंगे तब भी 4 रहेगा। तो आपने याद रखना है, अगर पीछे वाले कक्ष में, लास्ट वाले कक्ष में, बाह्यतम कक्ष में अगर 1, 2, 3 या 4 आता है तो वो ही इसकी संयोजकता होती है। ठीक है बेटा, इसकी संयोजकता क्या होती है? यही होती है। तो ये इनको क्या कर देगा? किसी को दे देगा। तो दे देने को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा। अगर इसके पास 4 से ज़्यादा हो गए, 4 से ज़्यादा हो गए, जैसे आप देख रहे हो क्लोरीन में, तो ये क्या करेगा? इसको कम की ज़रूरत है तो ये किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है बेटा, और 4 तक ये दे सकता है, और 4 के बाद यदि 5, 6, 7, 8 है तो ये किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। आगे बेटा समझ में, और यही इसकी संयोजकता होती है। अगर 4 से ज़्यादा है तो आप 8 में से माइनस कर दीजिए, वो इसकी संयोजकता है। अगर 4 से कम है, 1, 2, 3, 4, तो यही इसकी संयोजकता है। और 4 से कम में ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और 4 से ज़्यादा में ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ठीक है बेटा, चलो अब आगे देखते हैं हम पेज नंबर 59 के क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है और प्रोटॉनों की संख्या भी 8 है, तब परमाणु की परमाणु संख्या क्या है? अब आपको याद रखना है बेटा, जो परमाणु संख्या होती है वो किसके बराबर होती है? परमाणु संख्या बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर, और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर। तो ये तीनों चीज़ जो होती है आपस में बराबर होती है। कौन कौन बराबर होता है बेटा? परमाणु संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ये तीनों चीज़ें आपस में बराबर होती हैं। जितनी परमाणु संख्या होगी उतने ही प्रोटॉन होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब परमाणु संख्या क्या? आपको देखो इस क्वेश्चन में दिया गया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है और प्रोटॉनों की संख्या भी 8 है, क्योंकि ये तो बराबर होते हैं तो होगी इतनी होगी बेटा। तो परमाणु संख्या भी कितनी आ जाएगी? 8। समझ में आया बेटा? परमाणु संख्या भी कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। अब आपको अगला देखना है बेटा। देखो बेटा, अब हम परमाणु का आवेश निकालेंगे। तो आवेश क्या बताया था आपको? परमाणु का आवेश होता है प्रोटॉनों की संख्या माइनस इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब प्रोटॉन कितने हैं? 8। इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 8। तो आपको याद रखना है, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा, और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है बेटा? नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये बराबर ही होगी इनकी संख्या। तो अब 8 पॉजिटिव के आए और 8 ही नेगेटिव के आए, तो कैंसिल होके क्या बचा बेटा? 0।
तो आवेश कैसे निकालना है, प्रोटोनों की संख्या माइनस इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और जब जीरो आएगा तो हम कहेंगे परमाणु उदासीन है। इंग्लिश में इसको कहते हैं बेटा न्यूट्रल। क्या कहते हैं, न्यूट्रल। ठीक है बेटा। अब ये देखो, आपने अगला क्वेश्चन देखना है, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या है बेटा आपका, प्रश्न नंबर 2 में है आपका सारणी की सहायता से ऑक्सीजन और सल्फर, आपने ऑक्सीजन और सल्फर सारणी देखो बेटा, सारणी 4.1 ये आपको मिलेगी आपकी बुक में, की सहायता से ऑक्सीजन और सल्फर परमाणु की द्रव्यमान संख्या ज्ञात करनी है। परमाणु की द्रव्यमान संख्या आपको बताई थी बेटा पीछे भी मैंने, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो ऑक्सीजन परमाणु की द्रव्यमान संख्या क्या आएगी, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अब द्रव्यमान कैसे निकालना बेटा, याद रहेगा, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो अब ये आपको याद रखना है कि प्रोटॉन कितने होते हैं, जितनी इसकी परमाणु संख्या होती है। तो परमाणु संख्या आपको याद होनी चाहिए बेटा, मैंने अभी पिछले क्वेश्चनों में आपको सिखाई है। ऑक्सीजन की होती है 8, तो उतने ही इसमें प्रोटॉन हैं। अब हमें न्यूट्रॉन क्या करने हैं, अब ये सारणी तो बेटा यहाँ पर आपको दिख नहीं रही है, आपको वो सारणी में दिख जाएंगे, प्रोटॉन भी 8 है, न्यूट्रॉन भी 8 है, तो आप इनको जोड़ोगे तो ये हो जाएंगे 16। ये आपका निकलाएगा परमाणु द्रव्यमान। ठीक है बेटा। और सल्फर परमाणु की द्रव्यमान संख्या प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, जितनी आपको सारणी में संख्या दिखाई देगी बेटा उसको आप जोड़ देंगे और ये आपकी निकल आएगी द्रव्यमान संख्या। ठीक है बेटा। अब पेज नंबर 60 के क्वेश्चन आंसर मैं आपको समझा रही हूँ। चिन्ह H, D और T के लिए प्रत्येक में पाए जाने वाले 3 अवपरमाणु कणों को सारणीबद्ध कीजिए। अब H, D और T ये क्या होते हैं बेटा, ये होते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक। इसको हम ऐसे लिखते हैं 1H1 ये, और नेक्स्ट होता है 1H2 और थर्ड वाला होता है 1H3। तो जो ये नीचे लिख रहे हैं बेटा हम, ये होती है परमाणु संख्या, और जो ऊपर लिख रहे हैं ये होता है परमाणु द्रव्यमान। ये ध्यान रखना है बेटा आपको, परमाणु द्रव्यमान। नीचे हम किसको दिखा रहे हैं, परमाणु संख्या को, और ऊपर हम दिखा रहे हैं परमाणु द्रव्यमान को। ये भी परमाणु संख्या, ये परमाणु द्रव्यमान, ये परमाणु संख्या, ये परमाणु द्रव्यमान। ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं बेटा। अब ये समस्थानिक क्या होते हैं, समस्थानिक का मतलब होता है ऐसे कण जिनकी परमाणु संख्या तो समान है लेकिन परमाणु भार अलग अलग है। परमाणु भार क्या है बेटा, देख रहे हो आप, एक का 1 है, एक का 2 है, एक का 3 है। ठीक है। तो इनका नाम होता है बेटा, इसको हम कहते हैं प्रोटियम, इसको कहते हैं ड्यूटेरियम, इसको कहते हैं ट्राइटियम। अब 3 से ट्राई बन गया बेटा, 2 से ड्यू बन गया, और 1 से हम इसको कहते हैं प्रोटियम। ये ध्यान रखने हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं बेटा, और इनको हमने क्या करना है, सारणीबद्ध करना है। तो 1H1 देखो यहाँ लिखा हुआ है, और इसको हम खाली H भी लिख सकते हैं। तो इसमें बताना है प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन आपको बताना है बेटा। तो प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं, परमाणु संख्या के बराबर। तो ये किसकी संख्या आ गई, प्रोटॉनों की संख्या। और आपको बताया परमाणु संख्या और किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होते हैं और प्रोटॉन भी उतने ही होते हैं। ठीक है बेटा। अब आपको निकालने हैं न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन कैसे निकाले, परमाणु द्रव्यमान में से आप क्या घटा दोगे बेटा, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इकट्ठे होते हैं, तो जब प्रोटॉनों की संख्या घटा दोगे तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल आएगी। अब परमाणु द्रव्यमान 1, प्रोटॉनों की संख्या भी 1, यहाँ पर देख रहे हो बेटा, परमाणु द्रव्यमान 1 है और प्रोटॉन भी 1 है, तो निकालेंगे हम न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकाली बेटा, परमाणु द्रव्यमान माइनस प्रोटॉनों की संख्या। ये पिछले क्वेश्चनों में भी मैंने आपको सिखाया था
कि परमाणु द्रव्यमान होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की। तो न्यूट्रॉनों की निकाली है तो प्रोटॉन किस में से माइनस कर देंगे, परमाणु द्रव्यमान में से। इसी तरह से बेटा ड्यूटेरियम के लिख सकते हो आप फटाफट से, नीचे वाली परमाणु संख्या तो यही आपके प्रोटॉन हो गए और यही आपके इलेक्ट्रॉन हो गए। और न्यूट्रॉन कैसे आया, परमाणु द्रव्यमान में से ये संख्या घटा दीजिए तो ये आ गया 2 - 1, क्या आ गए, न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है बेटा, यहाँ पर ऐसे 3 में से घटा दीजिए, 3 में से 1 गया तो 2 बच गए, ये आपके न्यूट्रॉन निकलाए। और जितनी ये नीचे वाली क्या है बेटा, परमाणु संख्या। ठीक है, ध्यान रखना आपको, नीचे वाली है आपकी परमाणु संख्या। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समस्थानिक और समभारिक के किसी एक युग्म का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। युग्म का मतलब बेटा जोड़े का। ठीक है, तो जोड़े के कैसे लिखना हमने, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है बेटा, वही इलेक्ट्रॉनिक वितरण। जैसे भाई प्रथम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, सेकंड कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, प्रथम द्वितीय भी बोल सकते हैं हम सेकंड को, और थर्ड वाले को तृतीय कक्ष बोल सकते हैं। अब समस्थानिक अभी आपको मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में सिखाया बेटा, क्या होते हैं समस्थानिक, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, या हम कह सकते हैं परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है, तो वे समस्थानिक कहलाते हैं। अब इसके लिए हमें एक एक जोड़ा दिखाना बेटा। ये जोड़ा है, जैसे कार्बन का जोड़ा है, इसको हम लिखते हैं, कार्बन में होते हैं 6C12 और नेक्स्ट होता है 6C14। ये ध्यान रखना है बेटा आपको। क्या ध्यान रखना है, ये आपने बेटा यहाँ देखना है, इसको हमने ये याद रखना है, आगे लिखेंगे। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पर इसको आगे लिखेंगे। और ये नेक्स्ट है आपका 14। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करें बेटा, हमने इनके क्या दिखाने हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम किसका दिखाते हैं बेटा, परमाणु संख्या का। और परमाणु संख्या कैसे डिवाइड होगी, 2 और 4 में। इसी तरह से ये भी सेम है तो इसका भी यही आएगा बेटा, 2 और 4। क्लियर है बेटा। कार्बन हमारे पास जो है उसकी परमाणु संख्या 6, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा, चाहे फर्स्ट वाला ले लो चाहे सेकंड वाला, 2 और 4 ही रहेगा। ठीक है बेटा। ऐसे नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया है क्लोरीन का। क्लोरीन में देखो बेटा, इसको हम, क्लोरीन की परमाणु संख्या होती है 17, तो इसको हम दिखाते हैं, इसका परमाणु द्रव्यमान आपके पास 2 होते हैं, कौन कौन से, 35 और 37, 35 और 37 होता है, ये क्लोरीन है। इसको आप ऐसे डिनोट करेंगे, यहाँ पर दिख रहा है क्लियर, यहाँ ज़्यादा छोटा छोटा लिख रहा था बेटा, मैंने यहाँ आपको लिख के दिखा दिया। अब मैंने 17 को पहले भी सिखाया आपको बेटा, फर्स्ट में 2 आएंगे, सेकंड वाले में 8 आएंगे, तो थर्ड वाले में बच गए आपके 7। इसी तरह से इसका हो जाएगा और इसी तरह से इसका हो जाएगा, सेम रहेगा बेटा ये। अब समभारिक, समभारिक क्या होता है बेटा, नाम से पता चल रहा है, भार समान। भार समान का मतलब परमाणु द्रव्यमान समान या द्रव्यमान संख्या समान, सम मीन समान। ठीक है बेटा, ये याद रखना, नाम से पता चल रहा है इसका। इसमें परमाणु द्रव्यमान समान होता है लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग होती है। भिन्न का मतलब है बेटा अलग अलग होती है, भिन्न मतलब अलग अलग। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, कैल्शियम और आर्गन होते हैं। कैल्शियम और आर्गन आप देख रहे हो, इन दोनों का ये अलग अलग है बेटा। यहाँ तो सेम थे हमारे, जिनकी परमाणु संख्या समान थी, लेकिन यहाँ पर हमने परमाणु द्रव्यमान सेम दिखाना है, तो ये जो एलिमेंट है, तत्व जो हैं बेटे आपके अलग अलग हो गए हैं। ये है आपका कैल्शियम और ये है आपका आर्गन। ठीक है बेटा, इसका परमाणु संख्या यहाँ पर 18 है, तो इसका द्रव्यमान है 40 कह सकते हो। और इसी तरह कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान तो 40 है लेकिन इसकी परमाणु संख्या 20 है। आप देख रहे हो इन दोनों की परमाणु संख्या क्या हो रही है बेटा, अलग अलग है, परमाणु संख्या अलग है और ये जो परमाणु द्रव्यमान है ये समान है। परमाणु द्रव्यमान क्या है बेटा, समान है। इनको कहते हैं हम समभारिक। क्या कहते हैं हम, समभारिक। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप दिखा सकते हो। विन्यास को हम यहाँ वितरण भी कहते हैं बेटा।
तो अभी आपको समझाया था मैंने कि प्रथम कक्ष में हम 2 ही लिख सकते हैं, और कैल्शियम का लिख रहे हैं बेटा। प्रथम कक्ष में हम 2 लिख सकते हैं, सेकंड में हम 8 लिख सकते हैं, थर्ड वाले में भी 8 लिख सकते हैं। अब देखो 2 और 8 10, 10 और 8 18, और टोटल कितने हैं बेटा 20। तो 20 में से 18 चले गए तो कितने बचे हमारे चौथे कक्ष में? हमारे बचे बेटा 2। इस तरह आप आर्गन का दिखाओगे तो यहाँ पर 2 8 8 पर ही ख़त्म हो जाएगा। चौथा यहाँ पर कोश हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बेटा, ओके, बाय बाय। अब ये अभ्यास के क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा। अगर आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ आई हो तो आप अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है बेटा किसी भी क्वेश्चन में तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। ओके बेटा, बाय बाय।